बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम 10-20 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये भी एक थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, आगे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं 20 से 25 तक, उसमें हमने सारा पूरे चैप्टर की रिवीजन करनी है। पूरे चैप्टर की टेक्निक्स हमारे पास रिवाइज हो रही हैं और डिसीजन करने में हमें आसानी हो रही है। इकट्ठे ही एक एक क्वेश्चन में IRR भी फाइंड करेंगे, NPV फाइंड करेंगे, कैपिटल पे बैक पीरियड भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझने में आसानी होगी। तो हमारे एक तो रिवीजन हो जाएगी और पूरे प्रैक्टिस चैप्टर की होगी। तमाम टेक्निक्स, कैपिटल बजटिंग की जो 4 मेजर टेक्निक्स यूज होती हैं, उसकी भी हमारे पास रिवीजन होगी। तो चैप्टर नंबर 10 हमारा है कैपिटल बजटिंग टेक्निक, और रेफरेंस बुक जो हमारे पास वो लॉरेंस जे गिटमैन की है। तो प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं, बुक से मैं रीड आउट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। Nicholas Roofing Material Incorporation is considering 2 mutually exclusive project। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि जब हम एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, एक होता है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। जब दो प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट होते हैं तो फिर हम दोनों को कंसीडर करते हैं। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो एक प्रोजेक्ट अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे क्या है, एलिमिनेट हो जाएगा। ईच विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ $1,50,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कैश आउटले दोनों को कह सकते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट या ICO इज इक्वल टू $1,50,000। The company board of directors has set a maximum 4-year payback period requirement. Maximum payback period जो required है वो कितना, 4 years. The cost of capital is 9%. The cash inflow associated with the 2 projects are shown in the following table। तो कैश फ्लो गिवन है, हमारे पास 2 टेबल गिवन है। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द पे बैक पीरियड फॉर ईच प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम पे बैक पीरियड फाइंड करेंगे। तो पे बैक पीरियड फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ईयर लिखेंगे इनको। सबसे पहले तो ईयर 0 से हम स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। उसके बाद कैश फ्लो। सबसे पहले हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये नेगेटिव है, तो ये आउटफ्लो होता है हमारा, इसलिए मैं इसको पैरेंथेसिस में लिख रहा हूं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं। बाकी जो कैश इनफ्लो हैं वो कितने हैं, सब के सब 45,000 45,000 45,000। ठीक है, सबका क्या है, 45,000 है। सिक्स ईयर तक क्या है, 45,000 है हमारे पास। ठीक है, अब यहां पे जब एनटी का केस हो, देखा आपने तमाम प्रोजेक्ट में 45,000 45,000 सारे कैश फ्लो क्या है, एक जैसे, तो इसका मतलब ये एनटी का है। तो जब केस एनटी का हो तो उसके लिए हम जो पे बैक पीरियड फाइंड कर सकते हैं आसानी के साथ। पे बैक पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट ए, तो उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट या जिसको ICO बोलते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। ठीक है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास, 1,50,000 डिवाइड करेंगे एनुअल कैश इनफ्लो, वो कितना है, 45,000।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 पॉइंट डिवाइड करेंगे 3 years, ठीक है, 3.33 years ये हमारे पास पे बैक पीरियड है प्रोजेक्ट ए का, ठीक है। ये एनओटी का केस है। लेकिन अगर एनओटी ना होती तो उसके लिए एक और तरीका है जो हम बी प्रोजेक्ट में करेंगे। तो दूसरा तरीका, ये फर्स्ट मेथड है हमारे पास एनओटी का, ठीक है। अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहते तो तमाम प्रोजेक्ट जिस मेथड से होंगे वो भी मैं समझा देता हूं। उसके लिए हमें कम्युलेटिव कैश फ्लो बनाना पड़ेगा, कम्युलेटिव कैश फ्लो। तो कम्युलेटिव कैश फ्लो में हमारा ये 45,000 वैसे ही आएगा, 45 को फिर इस 45 में ऐड करेंगे तो 90,000, 90,000 को इस 45 में करेंगे तो 135,000, फिर 45 में करेंगे तो 180। कम्युलेटिव कैश फ्लो जिस तरह से स्टैटिस्टिक्स में हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, सेम उसी तरह से कम्युलेटिव कैश फ्लो बना रहे हैं 2,70,000। तो दूसरा मेथड क्या है हमारे पास पे बैक फाइंड करने का। तो पे बैक पीरियड इज, जो हमने शुरू में भी क्वेश्चन में भी किया था, स्टार्ट वाले क्वेश्चन में जिस मेथड से, तो उसका मेथड है जी ए। फार्मूला है ये बेसिकली वैन हान की बुक ने दिया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय वैन हान, बी माइनस सी ओवर डी। तो ये वाला फार्मूला गिवन है। तो सबसे पहले देखें हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, 1.5 लाख, ठीक है। तो कम्युलेटिव कैश फ्लो में हमने देखना है 1.5 लाख या उससे कम। तो हमें एग्जैक्ट देखें 1.5 लाख यहां पे कहीं भी नहीं मिल रहा। तो ये 1,35,000 और 180,000 है। तो इसका मतलब जो हमारा पे बैक पीरियड है या 1,50,000 है, इन दो वैल्यूज के दरमियान में है ये वाली वैल्यू 1,50,000। तो इन दो में से जो कम वैल्यू कौन सी है वो है 1,35,000, ठीक है। इसमें से कम वैल्यू कौन सी है, 1,35,000। तो सेम इसके सामने ये वाले जो वैल्यू होगी इसको हम नाम देते हैं ए का, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कैश फ्लो हो, ऐसे ही करना है। तो कम्युलेटिव कैश फ्लो में सबसे पहले आईसीओ को ढूंढना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी 1.5 लाख की है, तो अगर एग्जैक्ट मिल जाए तो फिर उसके सामने जो भी वैल्यू होगा वो पे बैक पीरियड होगा। अगर एग्जैक्ट नहीं मिल रहा तो इसका मतलब वो दो वैल्यूज के दरमियान में होगा 1.5 लाख। तो जो सबसे कम वैल्यू होगी उसके सामने शेयर में जाएंगे, तो जो वैल्यू सामने होगी वो हमारे पास क्या होगा, ए। तो जो आईसीओ होता है वो हमेशा बी होगा, ठीक है। ये वाली हमेशा आईसीओ क्या होगा, बी वैल्यू होगी। और ए के सामने जो कम्युलेटिव कैश फ्लो होगा, ए के बिल्कुल सामने, ए जहां पे लिखा है उसके बिल्कुल सामने जो कम्युलेटिव कैश फ्लो में जो वैल्यू होगी उसको हम नाम देते हैं सी का। इसका मतलब 1,35,000 हमारे पास सी होगी। और सी के बिल्कुल नीचे वाले कैश फ्लो में, लेकिन सिंगल कैश फ्लो में, ये जो वैल्यू होगी इसको नाम हम क्या देंगे, डी का, ठीक है। सी वाली जो लाइन है उसके नीचे जो सिंगल कैश फ्लो है, कम्युलेटिव में नहीं, उसको हम क्या नाम देंगे, डी का। तो अब हमारे पास चारों वैल्यूज आ गई हैं, तो हम इसको पुट करते हैं। ए हमारे पास कितना है जी, 3 प्लस बी कितना है हमारे पास 1,50,000 और सी कितना है हमारे पास 35,000 और डी की वैल्यू क्या है 45,000। तो इसको डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास पे बैक पीरियड आ जाएगा। थ्री प्लस 1.5 लाख में से 35 को माइनस करेंगे तो ये 1 लाख, सॉरी 1,35 है, ये 1,35 को माइनस करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। तो सिर्फ 15,000 को ही डिवाइड करना है, होल का डिवाइडेड नहीं है। तो 3 प्लस 0.33, तो वही जवाब आएगा 3.33 ईयर्स, ठीक है। तो इसको हम मंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये है 3 ईयर्स, ठीक है। आगे क्या है 0.33, तो 0.33 को
अगर मंथ में कन्वर्ट करना है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.33 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू जो आएगी 3.960। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास मंथ है और ये डेज है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 मंथ। ठीक है, अब 0.96 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.96 को मल्टीप्लाई बाई 30 करेंगे तो हमारे पास डेज आ जाएंगे 28 डेज। ठीक है, इस तरह भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, 3 ईयर 3 मंथ एंड 28 डेज। तो ये था जी हमारे पास, दोनों मेथड से मैंने कर दिया है, और मोस्टली जो हमने तमाम प्रोजेक्ट में यूज किया है वो ये वाला सेकंड मेथड यूज किया है मैंने, क्वेश्चन जितने भी समझाए हैं। अगर एनपी का केस हो तो फिर आप ये फर्स्ट वाला मेथड लगा सकते हैं, लेकिन ये जनरल फार्मूला ये सब में अप्लाई हो सकता है, आपको ये एनुटी वाला याद करने की जरूरत नहीं है। फिर तो प्रोजेक्ट बी का हम पे बैक पीरियड फाइंड करेंगे। पहले प्रोजेक्ट में पे बैक में मैंने बड़ी डिटेल में समझा दिया है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कैश फ्लोज। तो इसका जो इनिशियल कैश आउटले है दोनों का बल्कि एक जैसा ही 1,50,000 है, ये नेगेटिव में होगा। फिर इनफ्लो 75,000, 60,000, 30, उसके बाद सारे क्या है 30,000 है। तो इसके बाद कम्युलेटिव कैश फ्लो बनाएंगे, कम्युलेटिव कैश फ्लोज। तो सबसे पहले 75,000, उसमें से 60 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1,35,000 आ जाएगा। उसके बाद फिर 30 तो 165,000 आ जाएगा, फिर 195,000 आ जाएगा, 2,25,000 आ जाएगा, और इसके बाद 2,55,000। उसके बाद फार्मूला लगाएंगे हम पे बैक पीरियड का। तो पे बैक पीरियड का फार्मूला है हमारे पास, पे बैक पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट बी ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय डी। तो इनिशियल हमारे पास सबसे पहले क्या देखना होता है, कम्युलेटिव कैश फ्लो में हमने ढूंढना है कि आईसीओ की ये वाली रकम जोड़ के 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख को ढूंढना है। अगर एग्जैक्ट नहीं मिल रहा तो उससे पहली 75,000 है, ये 35 और ये 1,65,000। तो इसका मतलब जो हमारी वैल्यू है 1.5 लाख वो इन दो के दरमियान आ रही है। ठीक है, जो पे बैक पीरियड है हमारा इन दो के दरमियान में आ रहा है। तो इसमें से जो कम वैल्यू होगी वो क्या है 1,35,000। ठीक है, तो इसके सामने क्या है 2, इसको हम नाम देते हैं ए का, और ए के सामने बिल्कुल कम्युलेटिव कैश फ्लो में जो वैल्यू होती है उसको हम सी का नाम देते हैं, और जो इनिशियल कैश आउटले होगा हमेशा वो बी होगा हमारा, और डी की वैल्यू क्या होगी सी से नीचे वाली लाइन में, लेकिन कैश फ्लो सिंगल, कम्युलेटिव कैश फ्लो नहीं, सिंगल कैश फ्लो, तो ये होती है डी। तो वैल्यू पुट कर देंगे 2 प्लस बी 1,50,000 है, माइनस सी की रिक्वायरमेंट कितनी वैल्यू है 1,35,000, और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 30,000। 2 प्लस 15,000 डिवाइड होगा 30,000 के ऊपर, 2 प्लस 0.5 आ जाएगा हमारे पास यहां पे। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स मीन के ये क्या होगा 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, ये होगा इसका पे बैक पीरियड। ठीक है, ये दोनों प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड हमने फाइंड कर लिया। अब पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है, देखें जो हमने इनिशियल 1.5 लाख रुपए लगाए हैं ना, तो जो प्रोजेक्ट ए होगा वो अपने पैसे जो पूरे करेगा वापस करेगा 1.5 लाख रुपए, वो 3 साल 3 महीने 28 दिन लेगा। जबकि प्रोजेक्ट बी है वो कितना लेगा 2 साल और 6 महीने लेगा अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को वापस रिटर्न करने में, पे बैक करेगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास ए रिक्वायरमेंट। इसी तरह से हमारे पास बी रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द एनपीवी फॉर ईच प्रोजेक्ट एट 0%। ठीक है,
तो बी रिक्वायरमेंट में जो रेट है वो इंटरेस्ट 0% है और हमने फाइंड क्या करनी है, एनपीवी दोनों प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। तो 0% पे एनपीवी फाइंड करेंगे तो एनपीवी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सबसे पहले एनपीवी इज इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास गिवन है वो 1.5 लाख है उसकी वैल्यू, तो हमने क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो उसके लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर, क्योंकि प्रोजेक्ट ए की सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, तो प्रोजेक्ट ए के एनुटी का केस है तो हम एनुटी वाला फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी आई एन। तो आर की वैल्यू कितनी हमारे पास इस प्रोजेक्ट में, वो है 45,000, जो कैश इनफ्लो है उसका 45,000। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी, इंटरेस्ट 0% है और नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 6, 45,000। अब देखिए यहां पे जब 0% हो एनुटी में तो 45,000 ये फैक्टर 6 आएगा। अब आप हैरान और परेशान होंगे, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एलेबोरेट करके बता देता हूं कि मैंने यहाँ पे 6 क्यों लिया है। अब देखिए जब रेट इंटरेस्ट 0% हो तो इसका मतलब हर साल आपका जो कैश फ्लो है वो 45,000 है, सिंपल, ठीक है। तो पहले साल भी 45,000 वही रहेगा, डिस्काउंट नहीं होगा, दूसरे साल भी 45,000, तीसरे साल भी 45,000, वो तो एनुअल कैश फ्लो वो तो सेम रहेगा, 45,000, 45,000, 45,000, ठीक है। तो ये क्या है, वैसे ही रहेगा, 0% के ऊपर डिस्काउंट बैक हो, इसका मतलब ये सेम रहेंगे। तो क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर सकते हैं, एक तरीका ये है, ठीक है। तो 45,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,70,000। तो यहां पे भी मैंने एनुटी में बस यही काम किया है, बजाय सम करने के मैंने 6 किया है, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास, $2,70,000, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0%, तो फैक्टर 6 होगा, क्योंकि ये एनुअल कैश फ्लो हर साल अक्कर हो रहे हैं। तो 6 सालों का जो 45,000 आएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2,70,000 आएगा। तो डिस्काउंटिंग तो होगी नहीं, तो ये लाजमी वैसे ही के वैसे ही रहेंगे कैश फ्लोज। तो अब फार्मूला लगाते हैं एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए, तो उसका वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल कैश आउटले या इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास $2,70,000 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, $1,50,000। तो डिफरेंस आएगा इन दोनों का, वो आएगा $1,20,000 का, $1,20,000। तो ये प्रोजेक्ट ए की एनपीवी एट द रेट ऑफ 0%। इसी तरह से बी रिक्वायरमेंट हम प्रोजेक्ट बी की एनपीवी फाइंड करेंगे। year 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो कैश फ्लोज लिखेंगे। दूसरे प्रोजेक्ट की कैश फ्लो 75,000, 60,000, उसके बाद 30,000 है सारे, ये मिक्स स्ट्रीम है तो हम इसको मिक्स स्ट्रीम के तहत करेंगे। तो यहां पे हमने क्या देखना है, 0% इंटरेस्ट है यहां पे हमारे पास भी, तो यहां पे जो फैक्टर देखना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी 0% और 1 ईयर। तो 0% के ऊपर फैक्टर क्या है हमारे पास, एक ही आएगा, ठीक है। तो यहां पे हमारा सब में फैक्टर 1 आ जाएगा, ठीक है। कैसे 1 आएगा वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं, थोड़ा सा आप लोग समझ लें। देखिए हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल में हम देखते हैं, दूसरा हम फार्मूले से करते हैं। अगर हम फार्मूले, बेसिकली जो टेबल वाला भी है वो फार्मूले से गिवन है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर का अगर टेबल ना हो तो हम इस मेथड से करते होते हैं, 1 + i raised to power
एन, ये वैल्यू होती है उसकी। तो फॉर एग्जांपल अज्यूम करें पहले साल की 1 प्लस इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 0 हो तो नंबर ऑफ ईयर 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 ओवर 1 की पावर 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1, तो वही क्या आ जाएगा फैक्टर 1 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे साल का भी करें तो 1 की पावर 2 करेंगे तो वो भी 1 ही आएगा, तो 1 को 1 के पे डिवाइड करेंगे तो इसलिए यहाँ पे सारे वही रहेंगे। और दूसरी बात, एक ये मेथड है, दूसरी जैसे कि हमने पहले वाले मेथड में अज्यूम किया है, सिंपल जब रेट 0% है तो इसको हम क्या करते होते हैं, सिर्फ जमा करते होते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, अकोमोलेट करते हैं, ये हमारा कैश फ्लो बन जाता है 0% के ऊपर। तो अगर हम इन सबको जमा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2,55,000। तो यहाँ पे भी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू जिस तरह से हम पहले करते हैं तो वो भी उसी सेम वही कैश फ्लो आएंगे। तो रेट 0% है तो कैश फ्लो सेम रहेंगे। ठीक है, तो इनको भी ऐड करेंगे, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू 2,55,000 आ जाएगी। तो एनपीवी का फार्मूला है हमारे पास, एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बी इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। तो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे नहीं है, ये 0% है तो हम उसको एज इट कंसीडर करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू 2,55,000 आई है हमारे पास, और इसमें से आईसीओ कितना है 1,50,000, तो इसको माइनस करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बी। तो इसको डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस जो आएगा 1,05,000 डॉलर का, ये एनपीवी होगी। ठीक है, तो ये बी रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट होगी। उसके बाद हमारे पास है सी रिक्वायरमेंट। सी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट एनपीवी ऑफ ईच प्रोजेक्ट एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 9%। दोनों के हमने एनपीवी फाइंड करनी है, एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए और एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बी। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट ए को स्टार्ट करते हैं, यहां पे रेट दिया है, अब प्रोजेक्ट ए की एनपीवी फाइंड करते हैं। तो एनपीवी का फार्मूला आपको पता है, एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल कैश आउटले। सेम बी रिक्वायरमेंट की तरह होगा, लेकिन यहां पे अब हमने रेट अज्यूम करना है 9%। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनपी का फार्मूला लगाएंगे, ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है। प्रेजेंट वैल्यू आईसीओ हमारे पास है पड़ा, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनपी इज इक्वल टू आर इनटू, क्योंकि एनटी का केस है तो एनटी से हम कर लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनटी फैक्टर इंटरेस्ट एन। तो आर कितना है इसमें, पहले जो हमारा प्रोजेक्ट है वो 45,000 कैश फ्लो है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनटी, इंटरेस्ट रेट इसमें 9% है और नंबर ऑफ ईयर्स कितने 6। तो 45,000 टेबल में जाके ये फैक्टर देखेंगे 9% और 6 ईयर का, तो ये हमारे पास है टेबल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनटी का 9% और 6 ईयर। तो ये हमारे पास 9% और ये है हमारे पास 6 ईयर्स 4.4। ठीक है, यहां से भी ईयर देख सकते हैं और यहां से भी ईयर देख सकते हैं, दोनों साइड पे है। तो 4.486 हमारे पास क्या आ रहा है, ईयर आ रहे हैं और फैक्टर आ रहा है, तो 4.486 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2,01,870 डॉलर। तो अब हमने फार्मूला लगाना है, एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो एनपीवी इज इक्वल टू एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल कैश आउटले। तो प्रेजेंट वैल्यू है 2,01,870 और इनिशियल कैश आउटले कितना है 1,50,000। तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए होगी। डिफरेंस आ रहा है 51,870 डॉलर का डिफरेंस है। ठीक है, ये होगा प्रोजेक्ट ए की एनपीवी। इसी तरह से हम प्रोजेक्ट बी की एनपीवी फाइंड करेंगे।
रिक्वायरमेंट नंबर हमारी जो सी है वो उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो वो मिक्स स्ट्रीम का क्वेश्चन है तो हम उसको मिक्स स्ट्रीम से करेंगे। शेयर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कैश फ्लोज सबसे पहले हमारे 75,000 है, फिर 60,000 है, उसके बाद बाकी सारे 30,000। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फैक्टर को देखना है। फैक्टर किस तरह से देखेंगे, अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इनके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इसको टेबल बनाना चाहें तो टेबल फॉर्मेट में कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, इस तरह से लाइनें लगा के भी कर सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट वैल्यू में देखेंगे 9% के ऊपर, सिंपल प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास। ठीक है, ये फैक्टर देखते हुए टेबल का ख्याल रखना है कि प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर फ्यूचर एनुटी में देख रहे हो और इस तरह से गलती हो जाती है। टेबल नंबर 2 होगा हमारा, ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू। तो हमने जो 9% पे फैक्टर देखने हैं तो ये है हमारे पास 9%। तो पहला फैक्टर 917, 9842, 77, 708, 65 और 596। तो यहां तक हमने इन तमाम फैक्टर को लिख लेना है तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, बेसिकली हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू ही फाइंड कर रहे हैं। तो इसका फैक्टर आएगा 0.917, 0.842, ये आ जाएगा 0.772, 0.708 और 0.650 और लास्ट वन इज 0.596। ये वाले फैक्टर होंगे। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कैश फ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर्स को। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पहली वैल्यू होगी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू वो होगी इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के साथ। 75,000 मल्टीप्लाई बाय 0.917, ये वैल्यू आएगी 68,775। तो 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.842 से तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50,520। ये वैल्यू आ जाएगी 23,160, फिर 21,240, 19,500 और 17,880। तो इसको हम ऐड कर लेंगे 50,200 और 50,520, 23,160, 21,240, 19,500 और 17,880। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2,01,075। इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई, अब हम इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, एनपीवी। तो एनपीवी फाइंड करने का तरीकाकार क्या है, फॉर्मूला गिवन है आपको। तो एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल कैश आउटले या इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ये गिवन है हमारे पास 2,01,075 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख, वो सब में एक जैसी है। तो इसमें से 1.5 लाख को माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी $51,075। तो ये होगी हमारे पास प्रोजेक्ट बी की एनपीवी। ठीक है,
तो डी रिक्वायरमेंट है इसकी ड्राइव IRR ऑफ ईच प्रोजेक्ट। तो दोनों प्रोजेक्ट का हम अब IRR फाइंड करेंगे कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन तो, लेकिन है आसान और समझने में सारी टेक्निक्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। रिक्वायरमेंट नंबर डी, प्रोजेक्ट ए तो इसके अब हमने क्या फाइंड करनी है, एनुटी, क्योंकि प्रोजेक्ट ए के कैश फ्लो आपको पता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ प्रोजेक्ट ए, या लिखने की जरूरत नहीं है, पहले हम बाकी रिक्वायरमेंट में कर चुके हैं तो आपको पता है प्रोजेक्ट ए के जो कैश फ्लो हैं वो क्या है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, इनिशियल कैश आउटले हमारे पास 1.5 लाख है, ठीक है। तो एनुअल जो कैश फ्लो है हमारे पास वो कितना है, $45,000। तो एनुटी से कर लें बजाय मिक्स स्ट्रीम के हम करें और टाइम जाया करें। इंटरेस्ट रेट 9%। IRR में हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत नहीं होती, हमने IRR खुद फाइंड करना होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ए का IRR फाइंड करते हैं जी। अब IRR क्या पॉइंट है, पहले भी कई दफा समझा चुका हूं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट है जहां पे आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0 होगी, वो रेट जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 होगी। और एनपीवी 0 कैसे होगी, एनपीवी तब 0 होगी जब प्रेजेंट वैल्यू इक्वल होगी इनिशियल कैश आउटले के। तो इनिशियल कैश आउटले तो हमारे पास क्या है, 1.5 लाख है। तो इसका मतलब जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 1.5 लाख होगी तो फिर जिस रेट पे होगी तो वो हमारा क्या होगा, IRR होगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब हमने एक्चुअली फाइंड क्या करना है कि एस, तो एनपीवी फाइंड करने के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने की पड़ेगी। तो प्रेजेंट वैल्यू आप दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये एनुटी का केस है, एनुटी लगा के भी कर सकते हैं, मिक्स स्ट्रीम का भी कर सकते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन थे उसमें मैंने आपको एनुटी से भी सिखाया था। अब एक क्वेश्चन हम इसमें दोनों में हम मिक्स स्ट्रीम वाले तरीके से कर लेते हैं। एनुटी भी अगर गिवन हो तो किस तरह से हम मिक्स स्ट्रीम कर सकते हैं। तो ईयर होगा सबसे पहले, तो कैश फ्लो गिवन है आपको, ईयर जीरो से स्टार्ट भी कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हर बुक का ना थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होता है, कुछ बुक्स वाले किस तरह से करते हैं, कुछ किस तरह से, ठीक है। अब कैश फ्लो 0 टाइम पीरियड पे हमारे नेगेटिव कैश फ्लो था, जो कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट थे, उसको भी हम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो बाकी जो कैश फ्लो कितने थे, 45,000। अब पहले मैंने नहीं लिखा तो स्टूडेंट परेशान नहीं हो जाएंगे, क्वेश्चन में पहले तो लिखा नहीं है, तो लिखना चाहें लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें कोई मसला नहीं। 45,000, ये भी 45,000, ये भी 45,000, क्योंकि सारे एक जैसे हैं। पहले हमने एनुटी से किया था। अब मैं ये भी समझा दूं कि अगर एनुटी का वाला फार्मूला नहीं याद आ रहा या उससे नहीं हो रहा तो सब में जो जनरल फार्मूला लग रहा है उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें एक वैल्यू थोड़ी सी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, और एक क्या है, कम चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर में यहाँ पे 19% सिंपल, मिक्स स्ट्रीम में हम सिंपल को देखते होते हैं, ठीक है। मैं बार बार स्टूडेंट को कह रहा हूं क्योंकि मैंने किए हुए हैं, पढ़ाता हूं तो मुझे याद है कि कहां पे क्या रेट लगना है। तो हो सकता है आपको 3 से 4 रेट लगाने पड़ सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट वैल्यू के टेबल में जाएंगे, सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का टेबल नंबर 2 है, यहाँ पे हमारे पास ये है। तो हमारे पास रेट है 19%, ये है हमारे पास 19%, और यहां तक हमने सारे फैक्टर्स को क्या करना है, लिख लेना है, ये 6 ईयर तक, ठीक है। तमाम फैक्टर्स हमारे यहां पे लिख लेने हैं। तो मैं इन फैक्टर्स को लिख लेता हूं 19% के ऊपर। तो 19% के ऊपर हमारा जो फैक्टर रहेगा 1 ईयर और 19% वो है 0.840, 0.706, 0.593, 0.499, 0.419 एंड 0.352। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी
ठीक है, इन दो कैश फ्लोज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू को लिख लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली वैल्यू आएगी 37,800, ये आ जाएगी 31,770, 26,685, 22,455, 18,855 एंड लास्ट वन इज 15,840। तो इसको हमने टोटल करना है, जब टोटल करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी $1,53,405। तो ठीक है, ये क्या होगी प्रेजेंट वैल्यू। अब देखिए ये 1,50,000 से थोड़ी सी ज्यादा है, तो अगर हमने इससे एक वैल्यू कम करनी हो तो यहां पे हम फिर रेट को बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर यहां पे ये 1.5 लाख से कम आती ये वैल्यू तो फिर हम क्या करते, कम आती तो फिर हम यहां पे रेट को कम करते। ठीक है, क्योंकि इनका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर यहां पे पहली वैल्यू 1.5 लाख से ज्यादा आ गई है तो रेट को कम करेंगे, अगर कम आ गई है तो रेट को ज्यादा करेंगे। तो हमें एक वैल्यू कम चाहिए करीब तरीन, वो है 20% पे हम अज्यूम करते हैं, क्योंकि 19% पे ये है तो 20%। सबसे पहले 20% पे फैक्टर देखेंगे टेबल के अंदर, तो टेबल के अंदर जो फैक्टर देखेंगे 20% पे और एक, तो ये आ जाएगा 0.833, 0.694, 0.579, 0.482, 0.402, लास्ट वन है 0.335। तो इसको मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी दूसरी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी 37,485, ये आ जाएगी 31,230, ये आ जाएगी 26,055, 21,690 आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,090 एंड लास्ट वन इज 15,075। तो इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 1,49,625। तो ये भी क्या होगी प्रेजेंट वैल्यू। तो दोनों हमें एक वैल्यू कम मिल गई है और एक ज्यादा मिल गई है, तो इसका मतलब जो हमारा IRR, अब देखें जो 1.5 लाख की वैल्यू है वो क्या है, इसके दरमियान में हमें वो वैल्यू चाहिए जिस पे हमारी प्रेजेंट वैल्यू 1.5 लाख के बराबर हो, और जिस रेट पे आएगी वो रेट हमारा क्या कहलाएगा, IRR कहलाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो IRR है, द IRR इज बिटवीन 19% एंड 20%। ठीक है, इसका मतलब 19% से ज्यादा और 20% से कम। तो IRR इज इक्वल टू 19% प्लस कितना होगा, वो पॉइंट्स में होगा, तो उसको फिलहाल मैं एक्स वेरिएबल अज्यूम कर लेता हूं। तो इसके लिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरपोलेशन टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। इंटरपोलेशन टेक्निक क्या होती है, ये मैथमेटिक्स की एक टेक्निक है जिसमें कुछ नॉन वेरिएबल में से हम अननोन वेरिएबल को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले कम रेट क्या है 19%, फिर जगह छोड़नी है थोड़ी सी 20%। 19% की जो प्रेजेंट वैल्यू आई है वो कितनी हमारे पास, वो है 1 लाख, ये वाली, ये 19% की है और ये 20% की। तो इन दोनों वैल्यूज को इनके सामने लिखना है हमने। 19% पे जो वैल्यू है वो है 1,53,405 और 20% के ऊपर जो वैल्यू आई है वो है हमारे पास 1,49,625। तो इन दोनों के दरमियान जो है हमारा IRR, तो IRR कहां पे होगा, जब हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट ICO के बराबर होगी। तो वो वैल्यू कितनी है हमारी, इनिशियल ICO वो 1.5 लाख है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, बाहर वाली दोनों वैल्यूज का, तो ये है 1% या इसको परसेंटेज खत्म कर 0 पॉइंट। तो IRR क्या है 19% प्लस x। अब इन दोनों की भी बाहर की वैल्यू का डिफरेंस लेंगे, ये आएगा 3825, इसका भी डिफरेंस ले लेंगे, ये आएगा 3405। तो अब हमने इक्वेशन बना लेनी है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे उसका भी बना देखें। सबसे पहले जो अंदर वाली वैल्यू होगी x है हमारी, s को डिवाइड करेंगे बाहर वाली वैल्यू से 0.01। इसी तरह से फिर राइट हैंड साइड पे भी अंदर वाली वैल्यू कितनी है 3405 और बाहर वाली वैल्यू कितनी है 3825। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाई बाई 3405, तो 3825 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी
0.0089। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.89%। तो इक्वेशन लिखेंगे IRR की जो पहले हमने बनाई थी 19% प्लस x। तो 19% प्लस x की वैल्यू लिखेंगे, 19% प्लस x की वैल्यू 0.89%। तो IRR होगा हमारे पास 19.89%। ठीक है, ये IRR की वैल्यू आ गई प्रोजेक्ट ए की। इसी तरह से हम प्रोजेक्ट बी की भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले शेयर लिखना है 0 1 2 3 4 5 6। उसके बाद कैश फ्लोज लिखने हैं। पहला कैश फ्लो हमारे पास 75,000, फिर 60,000, सॉरी यहां पे हमारे नेगेटिव कैश इनफ्लो आएगा जो कि 1,50,000 है। तो ये 75,000, 60,000, 30,000, 30,000, 30,000 और ये भी क्या होगा 30,000। तो अब सबसे पहले हमने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है। हिट एंड ट्रायल टेक्निक पहले भी पढ़ा चुका हूं, कई क्वेश्चन में जिक्र कर चुके हैं। हमने तुक्का लगाना होता है हिट एंड ट्रायल मेथड कि किस रेट पे हमें, रेट जो रिक्वायर्ड होता है कि हमारी एक वैल्यू इनिशियल कैश आउटफ्लो से कम है और एक ज्यादा है। तो सबसे पहले मैं 22% लगाता हूं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर सिंपल प्रेजेंट वैल्यू मिक्स स्ट्रीम में हम लगाते हैं 22% के ऊपर मैं वैल्यूज देखता हूं। तो 22% के ऊपर टेबल में हम जाएंगे, 22% के ऊपर वैल्यूज को देखेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का 22% यहां पे हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम इसको खुद भी फाइंड कर सकते हैं उन वैल्यूज को। तो थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, जैसे कि अगर इस तरह से टेबल में नहीं गिवन है तो फिर हम किस तरह से फाइंड करेंगे ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं थोड़ा सा। तो इसके लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। जब हमारे पास टेबल वाला रेट ना हो तो कैसे फार्मूला लगाएंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी 1 - 1 over 1 plus I raised to power n होल डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हमारे पास क्या आता जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर्स की वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे, ईयर 1 यहां पे पुट करेंगे और रेट 22, फिर ईयर 2 यहां पे पुट करेंगे, फिर रेट 22, फिर ईयर 3, इसी तरह से जो वैल्यू आती जाएगी वो हमारे पास फैक्टर होगी। तो मैंने ऑलरेडी फाइंड की हुई है, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी 0.813। तो आप लोग खुद फाइंड करने ताकि टाइम जाए ना। 0.661, 0.537, 0.437, 0.437, 0.355, 0.289, 0.289। तो इसको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। तो पहली वैल्यू हमारे पास आएगी 61,500, 61,500, 40,320, 61,500 ये इसके सामने आएगी, 40,320, 16,530, 13,530, 11,100 एंड 19,009। तो इसको ऐड करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1,52,070 रुपीज। तो ये होगी प्रेजेंट वैल्यू। अब इसी तरह से हमें एक वैल्यू कम चाहिए तो हम यहाँ पे रेट को बढ़ाएंगे। तो हम रेट यहाँ पे ले लेते हैं जी 23%, 23% का रेट लगाएंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक ना गलती होगी हमसे। यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इन कैश फ्लोज को इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अचानक याद आ गया तो मुझसे गलती हो गई तो मैंने बता दिया है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, हो जाती है इस तरह से, क्योंकि ये मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हैं। समझाते वक्त
वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है तो काफ़ी चीज़ों पे हमारा फोकस होता है, तो इसलिए भूल सकता है इंसान। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 23% पे हम फैक्टर देखेंगे। इसी तरह से ये 23 भी टेबल में नहीं है, तो इसी तरह से इसी फार्मूले के तहत करेंगे। जस्ट यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह 23% लिखना है, 0.23। तो मैंने फाइंड किए हुए हैं, सबसे पहले वो लिख लेंगे। अच्छा, यहां भी हमारे पास गलती हो गई है, ये हमने 23 वाले फैक्टर देखे हुए हैं, जबकि 22 के फैक्टर हमने यहां पे 22 के जो फैक्टर हैं वो आएगा पहला 0.820, 0.672, 0.551, 0.451, 0.370 एंड 0.303। मैंने फैक्टर निकाले थे तो गलती से 23% वाले 22 में, तो ये 23 वाले इधर आएंगे। 0.813, काफी गलतियां हो रही हैं इस क्वेश्चन में हमसे। 0.661, 0.537, 0.437, 0.355 एंड 0.289। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इस कैश फ्लोज को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन फैक्टर के साथ, तो ये भी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। तो पहली जो वैल्यू आएगी वो है हमारे पास 60,975। तो दूसरी वैल्यू आएगी हमारे पास 39,660, 16,110, 13,110, 10,650 एंड लास्ट वन इज 8670। तो इसको भी ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1,49,175। तो हमारे पास एक वैल्यू कम आ गई, एक ज्यादा, तो फिर हम इसको बाद क्या करेंगे, इंटरपोलेशन टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। तो इंटरपोलेशन टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारा IRR है वो इन दो वैल्यूज के दरमियान है, इसका मतलब, ठीक है, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड जो अमाउंट है वो कितनी है, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख इन दोनों के दरमियान में है, तो हम कह सकते हैं द IRR इज बिटवीन 22 एंड 23%। तो हम इक्वेशन बना सकते हैं IRR इज इक्वल टू 22% प्लस इससे ज्यादा कितना है, 23%। तो इसको मैं एक्स वेरिएबल का नाम दे देता हूं। तो इंटरपोलेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, उससे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंटरपोलेशन, तो सबसे पहले जो कम रेट है 22% वो लिखेंगे, फिर उसके बाद ज्यादा 23%। तो 22% पे जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे, वो आई है 1,52,070, और 23% पे जो प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू है वो है ये 1,49,175। तो इन दोनों के दरमियान हमारा IRR है, तो इसके सामने जो IRR जहां पे होगा उस वहां पे हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1.5 लाख। तो इन दोनों का डिफरेंस 1% है, तो 0.01 कह सकते हैं, और IRR क्या है, 22% प्लस एक्स। तो इन दोनों का भी डिफरेंस लेंगे, ये आएगा 2895, और इनका भी डिफरेंस लेंगे, ये हमारे पास आएगा 2070। तो अब हम इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन किस तरह से, जो अंदर है लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू x, और इसको डिवाइड करेंगे बाहर वाली वैल्यू पे 0.01, और ये भी अंदर वाली वैल्यू है 2070, और इसको डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड की जो बाहर वाली वैल्यू है। तो x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इनको, 0.01 मल्टीप्लाई बाई 2070 डिवाइड करेंगे 2895 पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.0072। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 0.72%। तो हमारे IRR की इक्वेशन थी IRR इज इक्वल टू
22% प्लस एक्स, तो x की वैल्यू है 22% प्लस 0.72%, तो इसमें जो IR होगा 22.72% हमारा IRR होगा। ठीक है, ये था जी हमारे पास कैलकुलेशन। लास्ट जो हमारा डिसीजन मेकिंग के लिए प्रोजेक्ट की रैंक करनी है हमने, उसको देख लेते हैं। रैंक द प्रोजेक्ट बाय ईच ऑफ द टेक्निक यूज, मेक एंड जस्टिफाई अ रिकमेंडेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट को लिखना है। दो प्रोजेक्ट है हमारे पास, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। सबसे पहली जो टेक्निक हमने इस्तेमाल की थी वो थी पे बैक पीरियड की। ठीक है, तो पे बैक पीरियड के तहत जो पहले हमें प्रोजेक्ट लेना चाहिए, ठीक है, जो रैंक बनती है वो प्रोजेक्ट ए की रैंक दूसरे नंबर पे बनती है और प्रोजेक्ट बी की रैंक क्या है, ए पहले नंबर पे बनती है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट बी का जो प्रोजेक्ट बी का जो पे बैक पीरियड था वो 2 years and 6 months था, जबकि प्रोजेक्ट जो ए का पे बैक पीरियड है उसका जो पे बैक पीरियड था वो 3.33 years था। तो इसलिए अगर हम पे बैक प्रोजेक्ट टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे तो जो हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे वो प्रोजेक्ट बी होगा, अगर पे बैक पीरियड टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे अगर एनपीवी टेक्निक को यूज करते हैं तो एनपीवी सबसे ज्यादा किसकी होगी, एनपीवी सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट ए की है। ठीक है, तो यहां पे हम रैंक करेंगे, देखें प्रोजेक्ट ए की एनपीवी यहां पे फाइंड देख लेते हैं हम। ये पे बैक पीरियड थे, प्रोजेक्ट ए की एनपीवी 1,20,000 है और प्रोजेक्ट बी की एनपीवी कितनी थी, 1,05,000। ठीक है, और यहां पे भी हमारे पास एनपीवी थी 51,870 और यहां पे थी 51,075। तो एनपीवी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा है वो प्रोजेक्ट ए है, तो रैंकिंग ए पहले नंबर पे आएगा और प्रोजेक्ट बी जो है वो दूसरे नंबर पे आएगा। इसी तरह से आईआरआर को हमने देखना है, तो आईआरआर के हिसाब से जो प्रोजेक्ट ए है वो दूसरे नंबर पे होगा, प्रोजेक्ट ए है वो पहले नंबर पे होगा। क्यों, क्योंकि प्रोजेक्ट ए का जो आईआरआर है वो 22.72 है, जबकि प्रोजेक्ट जो दूसरा है ए का हमारे पास आईआरआर है वो 19.99% है। तो अब इन रैंकिंग में ना देखें कंफ्लिक्ट आ रहा है कि पे बैक पीरियड टेक्निक कहती है कि आप प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट करें, एनपीवी टेक्निक कहती है कि आप प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट करें, आईआरआर टेक्निक कहती है प्रोजेक्ट बी को सिलेक्ट करें। तो अब ये कंफ्लिक्ट क्यों है, देखें पे बैक पीरियड की बहुत से ड्रॉ एंड बैक्स हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फैक्टर को अज्यूम नहीं करता, जहां पे उसका पे बैक पीरियड पूरा हो जाए उसके बाद के फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस नहीं करता, इसलिए हम इसको ज्यादा रिलायबल टेक्निक नहीं समझते। तो जो दो रिलायबल टेक्निक हैं उनमें से सबसे पहले एनपीवी और आईआरआर को करते हैं, फिर इन दोनों में से भी अगर कंफ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग आ रही हो तो फिर हम एनपीवी टेक्निक को प्रेफर करते हैं ना बजाय के आईआरआर को। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन में आपको एनपीवी और आईआरआर सेम रैंकिंग देंगी, लेकिन अगर जहां पे डिफरेंस आ रहा है तो इसकी भी वजह है कि डिफरेंस क्यों आता है, तो उसकी डिफरेंस की वजह है री इन्वेस्टमेंट रेट। ठीक है, तो सबसे जो बेस्ट टेक्निक होती है वो एनपीवी यूज होती है। ठीक है, हमने एनपीवी को प्रेफर करना होता है। तो एनपीवी को जो डिफरेंस है ना वो है री इन्वेस्टमेंट रेट। दोनों टेक्निक्स का री इन्वेस्टमेंट रेट जो अज्यूम करते हैं ना वो डिफरेंट है, ये एक अजम्पशन है इन दोनों में। अब देखें जी एनपीवी टेक्निक्स है ना, इसमें जो री इन्वेस्टमेंट रेट होता है वो इक्वल होता है कॉस्ट ऑफ, ठीक है, एनपीवी और आईआरआर। ठीक है, तो एनपीवी में जो री इन्वेस्टमेंट रेट होता है वो इक्वल होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, ये अज्यूम करती है एनपीवी टेक्निक्स। और जो आईआरआर टेक्निक है वो यूज करती है आईआरआर रेट को। ठीक है, कि जो री इन्वेस्टमेंट हो रही है, मसलन हमारे जो 6 साल का प्रोजेक्ट है तो ये जो फंड्स हमें इनफ्लो हो रहे हैं तो वो दोबारा उसी प्रोजेक्ट में री इन्वेस्ट हो रहे हैं ना, जो पहले साल का कैश फ्लो हमें अकर हुआ वो अगले 6 साल तक उसी बिजनेस में रहेगा। तो इस वजह से कंफ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग है। तो हम यहां पे कह सकते हैं द प्रोजेक्ट दैट शुड बी सिलेक्टेड इज ए। ठीक है, क्योंकि हम एनपीवी टेक्निक को प्रेफर देंगे, प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट करेंगे।
The project that should be selected is the conflict between IRR and NPV is due to reinvestment rate assumption. री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशन की वजह से कन्फ्लिक्ट आ रहा है, लेकिन सबसे जो बेस्ट टेक्निक है हमने एनपीवी को देखना है। एनपीवी के तहत हम प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि एनपीवी में उसकी एनपीवी ज्यादा है। तो ये था जी प्रॉब्लम हमारे पास 10-20 जो कि थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है मैंने समझाने की, तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।